एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट? हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए? नमस्कार दोस्तों, लगभग 4 बिलियन साल पहले अर्थ पे लाइफ शुरू हुई। बहुत सारी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इवॉल्व हुए। ये जो ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स एंड क्रिएचर्स दिखते हैं, ये सब एवोल्यूशन की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से एक स्पीशीज है होमो सेपियंस यानी ह्यूमंस। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ह्यूमंस एप से आए तो फिर एप्स भी क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ये जो मंकीज, चिंपैंजीज और गोरिल्लास, वो सब ह्यूमंस में क्यों इवॉल्व नहीं हुए? कुछ लोग एवोल्यूशन को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये सब झूठ है। कितना सच है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या सही में एक फैक्ट? और ये अलग अलग टाइप के एनिमल्स कैसे इवॉल्व हुए, चलो इस वीडियो में पता करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। एवोल्यूशन थ्योरी ये नहीं कहती कि मंकीज ह्यूमन बन गए, बल्कि ये कहती है कि चिंपैंजीज, गोरिल्लास और मंकीज और ह्यूमंस, इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर रहा है और वो एंसेस्टर आज अलाइव नहीं है। अगर आप एवोल्यूशन को विजुलाइज करना चाहते हैं तो एक ट्री के बारे में सोचो। एक ट्री एक सिंगल स्टेम से शुरू होता है, फिर उसमें ब्रांचेस उगती हैं, फिर छोटी छोटी ब्रांचेस। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो आपको ट्री के टिप्स दिखेंगे। वो एंड पॉइंट्स वो सब लिविंग क्रिएचर्स हैं जो आज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक सवाल जो अभी भी आपके माइंड में रहेगा कि कुछ हमारे एंसेस्टर्स ह्यूमंस में कैसे इवॉल्व हुए, कुछ चिंपैंजीज में और कुछ मंकीज में, ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। साल 1859 चार्ल्स डार्विन ने एक हिस्टोरिक बुक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसमें बात की। अब जब आप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि ये कोई मिस्टिकल चीज़ है, लिविंग बींग्स में कॉम्प्लिकेटेड इनर इंजीनियरिंग है। लेकिन नहीं, ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। जब भी रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो ह्यूमंस में हो, एनिमल्स में हो या फिर ट्रीज और प्लांट्स में, जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। हमारे जीन्स हमारे बच्चों को पास होते हैं, लेकिन ये जीन्स थोड़ी सी म्यूटेशंस के साथ पास होते हैं। जीन्स में स्लाइड चेंजेस होते हैं एंड आपको कुछ वेरिएशंस दिखते हैं और ये वेरिएशंस अक्सर फ्यूचर जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आइज का कलर ब्राउन है और आपके बच्चों की आइज का कलर ग्रीन निकलता है तो इसका मतलब है उनके जीन्स में म्यूटेशन हुआ है। जो जीन्स आइज का कलर डिसाइड करते हैं वो म्यूटेट हो गए। हो सकता है उनके बच्चों की नेक्स्ट जनरेशन की भी आइज ग्रीन हो। अक्सर ये वेरिएशंस बेनिफिशियल या हार्मफुल होते हैं। एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक फ्रॉग है जो ब्राउन कलर का है और जंगल में रहता है। इसके 5 बच्चे होते हैं, 5 में से 4 ब्राउन होते हैं और एक का कलर ग्रीन निकल जाता है। अब ग्रीन फ्रॉग अपने आप को डिस्गाइज कर सकता है और ग्रीन ट्रीज के बीच में हो सकता है। इससे उसको एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक प्रेडेटर आता है और ब्राउन फ्रॉग्स को खा जाता है क्योंकि वो इजीली विजिबल होते हैं। लेकिन ये ग्रीन वाला बच जाता है, वो सेफ रहता है और उसके डिसेंडेंट्स भी ग्रीन होते हैं। इस तरह ब्रॉडली स्पीकिंग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। यहाँ एक टर्म यूज होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टर्म का गलत यूज करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ फिजिकली फिट लोग ही सर्वाइव करेंगे। लोग इमेजिन करते हैं कि सिर्फ बड़े बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और 6 पैक्स एब्स वाले ही नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से सर्वाइव करेंगे। फिट का मतलब यहाँ बिगेस्ट या मोस्ट पावरफुल पर्सन नहीं है। चार्ल्स डार्विन के हिसाब से फिट का मतलब है जो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट करता है। यहाँ एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ क्लाइमेट या फिर टेम्परेचर नहीं है। तो आप फिट हैं या नहीं, ये टाइम के साथ चेंज होता है। डायनासोर्स के एरा में नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कुछ बड़े साइज के इवॉल्व हुए क्योंकि बड़ा साइज उनको प्रेडेटर्स से इजीली प्रोटेक्ट करता था। लेकिन दूसरी तरफ जब फूड की कमी हुई तो फिट होने का मतलब छोटा साइज होना था ताकि फूड रिक्वायरमेंट भी कम हो जाए। इसी तरह कुछ एनिमल्स में ज़्यादा हेयर इवॉल्व हुए ताकि वो कोल्ड में ज़्यादा इंसुलेशन पा सके, जैसे पोलर बेयर्स। उनके थिक फर के साथ कोल्ड वेदर में वार्म रहना ईजी होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एनिमल्स जैसे ह्यूमंस में कम बॉडी हेयर इवॉल्व हुए ताकि समर्स में टेम्परेचर रेगुलेट करना आसान हो। अब जब बेसिक समझ लिया है तो चलो ये समझते हैं कि इवोल्यूशन हुआ कैसे। अगर आप टाइम में पीछे जाते हैं तो आपको हर स्पीशीज के साथ एक कॉमन एंसेस्टर मिलेगा। ह्यूमन और मंकीज का एक कॉमन एंसेस्टर है। ह्यूमंस और काउस, इनका भी एक कॉमन एंसेस्टर है। अगर हम टाइम में और पीछे जाएं तो ये शुरुआत लगभग 4 बिलियन साल पहले हुई। उस वक्त अर्थ बिल्कुल अलग थी। अर्थ पे कोई कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, सिर्फ पानी से ढकी हुई थी और इसी पानी में पहली लाइफ शुरू हुई। पहला ऑर्गेनिज्म क्या था? साइंटिस्ट ने पहले ऑर्गेनिज्म को एक बहुत सिंपल नाम दिया है। उन्होंने इसे कहा है फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। शॉर्ट में बोला जाए तो ये बन गया फूका। उस वक्त कोई जीन्स नहीं होते थे, ना कोई डीएनए, सिर्फ कुछ फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स थे
जो असेंबल होके आरएनए बने। ये हम सेल्स को लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। लेकिन जब फूका एक सेल भी नहीं था तो क्या वो लिविंग था? क्या वो लिविंग था या नॉन लिविंग, ये इमेजिन करना मुश्किल है। लेकिन एक वायरस के बारे में सोचो। वायरस को ना लिविंग कहा जा सकता है ना नॉन लिविंग। वायरस अपने आप ग्रो या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक वो किसी होस्ट की बॉडी में ना हो। कैसे शुरुआत में सिर्फ कुछ एलिमेंट्स थे जो न्यूक्लियोटाइड्स बने और फिर आरएनए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक अलग वीडियो लाऊं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। फूका इवॉल्व हुआ और इवॉल्व होके एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। इसे हम ल्यूका कहते हैं, द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंगी, सबका एक कॉमन एंसेस्टर है ल्यूका। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक प्रोकैरियोटिक माइक्रोब होगा जिसमें सेल मेम्ब्रेन थी। आपने स्कूल में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा होगा। यूकैरियोट्स में एक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि ल्यूका में लगभग 3 जीन्स थे, सिंथेटिक सेल से भी कम। इसलिए ल्यूका को हाफ अलाइव क्लासिफाई किया जाता है। वो प्रॉपर लिविंग नहीं था। साइंटिस्ट का मानना है कि जो वायरस आज हम देखते हैं वो या तो ल्यूका से पहले इवॉल्व होना शुरू हुए थे या फिर ल्यूका के साथ को इवॉल्व हुए होंगे, क्योंकि शुरुआत से ही वायरसेस ने इवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। चाहे कोविड-19 वायरस फैमिली का ब्लैक शिप था, लेकिन आज हमारे सर्वाइवल के लिए हर चीज़ को किसी न किसी वायरस की नीड है। ल्यूका के साथ हमने देखा कि ये सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस करता है और एवोल्यूशन मिलियंस साल के बाद हुआ, जब ल्यूका 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, बैक्टीरिया और आर्किया। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बहुत सिमिलर थे। इनमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टर्म्स में। कई बिलियन ईयर्स बाद एवोल्यूशन की वजह से एक बहुत स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया इमर्ज हुआ, साइनोबैक्टीरिया। ये पहला बैक्टीरिया था जो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, सनलाइट का यूज़ करके एनर्जी जनरेट करता था, पानी को फ्यूल के रूप में यूज़ करता था एंड एंड प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। जब ओशन में बहुत सारे साइनोबैक्टीरियास ने फोटोसिंथेसिस किया तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन एयर में रिलीज हुआ। इस इवेंट को ही कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ये इवेंट 2 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, लेकिन यहाँ इवोल्यूशन को स्टेप इन करना पड़ा ताकि डीएनए को स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा प्रोटेक्टिव बना सके। इससे सेल में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। डीएनए को सेल के अंदर सेफ रखा गया ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो सके। दूसरी बात, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हम एवोल्यूशन को न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में देखते हैं। कुछ टाइप के साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट बन गए, इसलिए आज सारे प्लांट्स और ट्रीज फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये था प्लांट किंगडम का जन्म। दूसरी तरफ जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की एबिडेंस थी, तब एक एंशिएंट बैक्टीरिया ने इस अवेलेबल ऑक्सीजन का यूज़ करने का डिसाइड किया। ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी जनरेट करना, ये था एरोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत। ये बैक्टीरिया एक आर्कियाई के अंदर इवॉल्व हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया बना, जो आज सेल के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। बाद में ये यूकैरियोट्स 3 सब ब्रांचेस में इवॉल्व हुए, एनिमल किंगडम, फंगी किंगडम और एल्गी किंगडम को प्रोटिस्टा भी कहते हैं। यहाँ आप ट्री ऑफ लाइफ के जन्म को विजुअलाइज कर सकते हैं। यह 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, प्लांट्स, एनिमल्स और एल्गी। साइंटिस्ट अभी भी डिबेट कर रहे हैं कि क्या यूकैरियोट्स आर्किया से ओरिजिनेट हुए या फिर आर्किया और यूकैरियोट्स दोनों अलग अलग ब्रांचेस से है और जिनका एक कॉमन एंसेस्टर है। अब तक आप सोच रहे होंगे कब आएगा वो पार्ट जहाँ मंकीज ह्यूमंस में इवॉल्व हुए। यहाँ हम अभी भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। कितना इंसल्टिंग है, लेकिन ये सच है दोस्तों। हमारी बॉडी में सिर्फ 43% ही ह्यूमन सेल्स होते हैं, बाकी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और आर्कियाई सेल्स होते हैं। अगर हम स्टोरी में वापस जाएं, लगभग 900 मिलियन साल पहले मल्टी सेलुलर लाइफ का जन्म हुआ। क्यों? एवोल्यूशन की वजह से। सेल्स का ग्रुप में रहना ज़्यादा इजी था सर्वाइव करने के लिए, यूनिसेलुलर और अकेले रहने के बजाय। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ सर्वाइवल के चांसेस थे, इसलिए हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। लगभग 5 मिलियन साल पहले हम एक कॉमन एंसेस्टर देखते हैं जो सारे एनिमल्स का था, लकारिया इकारिया वारूटिया। ये एक ग्रेन ऑफ राइस से भी छोटा था। ये एक बायलैटरल वर्म था जिसका एक फ्रंट और बैक एंड था। बायलैटरल का मतलब है सिमेट्री। ऑर्गेनिज्म वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब है सारे ऑर्गेनिजम्स राइट या लेफ्ट साइड होता है। इसका मतलब है सारे ऑर्गेनिजम्स का एक राइट या फिर लेफ्ट साइड होता है और दोनों साइड्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। इसमें बहुत कम एक्सेप्शंस हैं, जैसे स्टारफिश।
जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है बायलैटरल सिमेट्री के बजाय। एक्चुअली सारे एनिमल्स बायलैटरल होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो या पिग हो या फिर स्पाइडर या फिर बटरफ्लाई। तो साइंटिस्ट ने साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये फॉसिल्स पाए और जब उन्होंने कार्बन डेट किया तो ये पता चला कि ये सब 500 मिलियन साल पहले के क्रिएचर थे। ये एक बायलैटरल क्रिएचर था, इसलिए इसे सारे एनिमल्स का कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। फिर वर्टिब्रेट्स यानी स्पाइन फिर डेवलप होना शुरू हुई। सारी फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है क्योंकि उनके पास स्पाइन होती है। पहली स्पाइन 480 मिलियन साल पहले डेवलप हुई। ये थी एक फिश जिसे अरांडास्पिस कहते हैं। जिसके बाद ऑर्गेनिजम्स में 4 लेग्स इवॉल्व होने लगे। जिस एनिमल के 4 लेग्स होते थे उन्हें टेट्रापॉड्स कहते थे और ये डेवलपमेंट पानी में हुआ। हम अभी तक इस स्टोरी में लैंड पे नहीं आए हैं। 3 मिलियन साल पहले ये फिश थी जिसे एस्थेनोपेट्रॉन कहते हैं। ये एक 6 फीट लंबी फिश थी जिसका स्ट्रॉन्ग जॉ, शार्प टीथ थे। इसे सारी फिश और लैंड के बीच का एक कनेक्शन माना जाता है। शायद एक दिन एक फिश ने कहा फियर इज़ द वे टू विक्ट्री और ये पानी से ग्राउंड पे चला गया। मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, एवोल्यूशन ऐसे काम नहीं करता। इस एनिमल को देखो, एक रोज है जो 2004 में डिस्कवर हुआ। इसके बड़े बड़े 4 फिन्स थे, इसे ग्राउंड पे सरवाइव करने के लिए सपोर्ट देते थे। रियलिस्टिकली ये एनिमल शैलो ओशन में रहता होगा। कई बार क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ओशंस रिसीड हो जाता था और ये लैंड पे रहने के लिए फोर्स्ड होता था और वहाँ सरवाइव कर पाया। इसका स्कल क्रोकोडाइल जैसा था। ये तो बाइट और ईट भी कर सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऑर्गेनिजम्स पानी से ग्राउंड पे चले गए। एवोल्यूशन कभी ये एक डायरेक्शन में नहीं जाता, एवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकता है। ये फिश स्टिकटेलिक का रिलेटिव था, क्विकटेनिया वेकी। माना जाता है कि ये थोड़ी देर के लिए ग्राउंड पे आया लेकिन कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और वापस सी में चला गया। इस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्राउंड पे आए लेकिन वापस सी में इवॉल्व हुए। इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं वेल्स और डॉल्फिन्स मैमल्स हैं। ये फिश से ज़्यादा ह्यूमन से क्लोजली रिलेटेड है। इन्हें सरफेस पे आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए। इसका मतलब है डॉल्फिन्स और ह्यूमंस का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जो ग्राउंड पे रहता था। उन एंसेस्टर्स के कुछ डिसेंडेंट्स ग्राउंड पे रहे और कुछ वापस सी में चले गए। अगर हम स्टोरी में आगे बढ़ें 368 मिलियन साल पहले, तो एम्फीबियंस इवॉल्व होने लगे। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स, जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी। फिर रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन शुरू हुआ, स्नेक्स, टर्टल्स, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स। इस ब्रांच के बाद में डायनासोर्स इवॉल्व हुए। डायनासोर्स 230 मिलियन ईयर्स साल पहले इवॉल्व हुए। डायनासोर्स 230 मिलियन साल पहले इवॉल्व करना शुरू हुए। और अगर आप उनके एवोल्यूशन की स्टोरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे एक अलग से वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डायनासोर्स आगे बढ़ते हैं। 225 मिलियन साल पहले हमें ये 20 सेंटीमीटर लंबा एनिमल दिखता है जो माउस जैसा दिखता है, कहते हैं। इसे वर्ल्ड का सबसे पुराना मैमल माना जाता है। ये लास्ट ईयर ही डिस्कवर हुआ था। इससे पहले साइंटिस्ट का मानना था कि वर्ल्ड का सबसे पुराना मैमल मोर्गैनोकोडॉन था जो 205 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एग्स देता था। मैमल्स, जैसा हम सब जानते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी माँ का दूध पीते हैं। एनिमल्स, मंकीज, डॉग्स, कैट्स एंड लायंस, ये सब मैमल्स। नॉर्मली मैमल्स एग नहीं देते, लेकिन एक्सेप्शनली जो मैमल्स एग्स देते हैं उन्हें मोनोट्रेम्स कहते हैं। आज 5 स्पीशीज ऑफ मोनोट्रेम्स अलाइव करते हैं, जिनमें से एक है प्लेटिपस के फॉसिल्स 120 मिलियन साल पहले से मिल चुके हैं। वो फॉसिल्स आज भी प्लेटिपस से ज़्यादा अलग नहीं थे, सिर्फ थोड़े से ही चेंजेस थे। इसलिए प्लेटिपस को सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स में से एक माना जाता है जो आज भी लाइव है। मोनोट्रेम्स के अलावा मैमल्स में 2 और ब्रांचेस हैं, प्लेसेंटल और प्लेसेंटल मैमल्स वो एनिमल्स हैं जिनके बेबीज माँ के यूट्रस में डेवलप होते हैं, जैसे ह्यूमंस। लेकिन मार्सुपियल्स के पास एक पाउच होता है जिसमें उनके बेबीज डेवलप होते हैं, जैसे कंगारूज और कोआलास। तो बेसिकली मैमल्स के 3 ब्रांचेस में 3 अलग अलग तरीके हैं बच्चे को नर्चर करने के लिए। एक तो है एग्स देकर, दूसरा है वोम में नर्चर करके, और तीसरा है पाउच में नर्चर करके। ये सब मैमल्स की कैटेगरी में इसलिए ग्रुप होते हैं क्योंकि बेबीज अपनी माँ का दूध पीते हैं। मोनोट्रेम्स बाकी मैमल्स से 166 मिलियन साल पहले डाइवर्ज हुए। 80 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड थे। जब मार्सुपियल्स इवॉल्व हुए वो 3 कॉन्टिनेंट्स पे स्प्रेड हो गए। उस वक्त अंटार्कटिका में आइस नहीं था, अंटार्कटिका भी फॉरेस्ट था। जब ये कॉन्टिनेंट्स अलग हो चुके थे, हमें मार्सुपियल्स सिर्फ इन 3 कॉन्टिनेंट्स पे दिखते थे, लेकिन ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। साउथ अमेरिका में वो दूसरे मैमल्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाए,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्हें दूसरे मैमल्स से कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ा, इसलिए हमें वहाँ एनिमल्स जैसे कंगारूस और कोआलास दिखते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स का सबसे पुराना फॉसिल नॉर्थ ईस्ट चाइना में मिला, जो 5 मिलियन साल पुराना था। इस एनिमल का नाम था हुमाइया, लेकिन 2013 की एक स्टडी में साइंटिस्ट ने इसे काउंटर किया और कहा कि पहला प्लेसेंटल मैमल एक्चुअली 65 मिलियन साल पहले मिला था और वो एनिमल ऐसा दिखता था और भी रैट जैसा। अब हम टाइमलाइन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त डायनासोर्स ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके थे। एस्टेरॉयड ने सारे डायनासोर्स को मार दिया था, लेकिन इसका मतलब था कि मैमल्स को डोमिनेट करने का चांस मिलेगा। अर्थ के इकोसिस्टम में बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस थी जहाँ मैमल्स फिट हो सकते थे। साइंस जर्नल में पब्लिश एक स्टडी ने दिखाया कि प्लेसेंटल मैमल्स का बूम तभी शुरू हुआ जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। अगर ये नहीं होता तो हम कभी प्लेसेंटल मैमल्स में इतनी डाइवर्सिटी नहीं देखते, ह्यूमंस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। 40 मिलियन साल पहले इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट एशिया के साथ कोलाइड हुआ, जिससे हिमालयन माउंटेन्स बने। इस वक्त प्लेसेंटल मैमल्स अलग अलग ब्रांचेस में स्प्लिट हुए थे। इनमें से एक ब्रांच थी मैमल्स विद काउस, बफेलोस, पिग्स, गोट्स, कैमल्स, डियर्स और हिपोपोटामस। ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये ब्रांच बाद में 2 और पार्ट्स में डिवाइड हुई वाले एनिमल्स। कुछ ऑड टोड एंगुलेट्स हैं, डोंकीज, हॉर्सेस, ज़ेब्रा और राइनोसर्स। बाकी एग्जांपल्स इवेंट्स के थे। इसके अलावा एक और ब्रांच बनी कार्निवोरा ऑर्डर की, कार्निवोरस प्लेसेंटल मैमल्स। डॉग्स, कैट्स, लायंस, टाइगर्स और हाइना, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इंटरेस्टिंगली वेल्स और डॉल्फिन्स को सीटासेंस क्लासीफाई किया जाता है और इनका क्लोजेस्ट एंसेस्टरी एंगुलेट्स के साथ है। आपने सही सुना, इसका मतलब वेल्स और डॉल्फिन्स काउस और बफेलोस से सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। फिर एक कैटेगरी थी एफ्रोथेरिया, इसमें एलिफेंट्स शामिल हैं और ये छोटा सा एनिमल जिसे हायरेक्स कहते हैं। एवोल्यूशन कभी सरप्राइज करना बंद नहीं करता। कैसे एक बड़ा एनिमल जैसे एलिफेंट और एक छोटा सा एनिमल एक ही कैटेगरी में हो सकते हैं? कैसे इनका एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा? ये सब पॉसिबल है क्योंकि एवोल्यूशन लीनियर फैशन में नहीं होता, ये हर डायरेक्शन में होता है जहाँ भी ये फिट कर सकता है। एवोल्यूशन के रीजंस क्या हैं? इसके 4 मेन रीज़न हैं। इन्हें 4 फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। मैंने आपको इनमें से 2 के बारे में ऑलरेडी बताया। एक है जेनेटिक म्यूटेशन, डीएनए रेप्लिकेट करते वक्त मिस्टेक्स से जीन में म्यूटेशंस होते हैं बाय चांस ऑफ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट से स्किन के कलर्स, जैसे यूवी लाइट की वजह से स्किन सेल्स म्यूटेट हो सकते हैं और आपको स्किन कैंसर हो सकता है। दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, जो जीन्स के ट्रेट नेचुरली इकोसिस्टम में फिट बैठते हैं, एवोल्यूशन वहाँ से ही कंटिन्यू होता है। लेकिन तीसरा और चौथा रीज़न क्या है? चलो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा रीज़न है जेनेटिक ड्रिफ्ट्स। बेसिकली इससे एक बड़े एक्सप्लोजन के रूप में सोचो, जो एनवायरनमेंट में सब कुछ बदल देता है। एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव इवेंट। मान लो एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ का एक एनिमल है जो एक स्पेसिफिक आइलैंड पे रहता है और उस आइलैंड पे वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो एनिमल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर उस एनिमल का एक सब स्पीशीज़ किसी नियर बाय आइलैंड पे रहता है तो वॉल्केनिक डिज़ास्टर के बाद वो सब स्पीशीज़ फ्लरिश करने का चांस पाएगा और फ्यूचर में वो सब स्पीशीज़ नॉर्थ अमेरिकन बाइसन हर जगह मिलते थे अमेरिका में, लेकिन ह्यूमंस ने उन्हें हंट कर करके एक्सटेंड कर दिया। लेकिन इसका एक सब स्पीशीज़ प्लेन्स बाइसन अमेरिका के एक नेचुरल पार्क में सर्वाइव कर गया। जब कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू हुए, बाइसन पॉपुलेशन वापस बढ़ गई। ये पॉपुलेशन पूरी तरह से इस सब स्पीशीज़ से बनी थी। ये एक बॉटलनेक इवेंट था जिससे जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ और आज अमेरिका में जो भी बाइसन है वो इस प्लेन्स बाइसन की सब स्पीशीज़ के हैं। ये बाइसन सिर्फ 100 इंडिविजुअल से आए थे। वो 100 बाइसन जो येलोस्टोन नेशनल पार्क में बाय चांस सरवाइव कर गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक और टाइप है फाउंडर इफेक्ट। जब एक छोटी पॉपुलेशन का एनिमल आइसोलेट हो जाता है और फिर किसी जगह जाता है और रिप्रोड्यूस करता है, इसका एक अच्छा एग्जांपल ह्यूमंस में भी दिखता है। एमिश लोग एक छोटी कम्युनिटी है जो अमेरिका और कनाडा में रहती है। इनकी पॉपुलेशन लगभग 2.5 लाख है। इनके एंसेस्टर्स जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड से आए थे लगभग 200 साल पहले। इंटरेस्टिंगली सिर्फ 200 लोग अमेरिका और कनाडा आए थे, लेकिन ये कम्युनिटी इतनी कंजर्वेटिव थी कि इन्होंने कभी आउटसाइडर्स से शादी नहीं की। वो आपस में ही इंटरमैरी करते रहे। इसके रिजल्ट में इन
2.5 लाख एमिश लोगों के एंसेस्टर्स वो 200 इमिग्रेंट्स में से आए थे। रेसिस्ट को शायद ये बहुत अच्छी चीज़ लगे उनका आपस में शादी करना, लेकिन चार्ल्स डार्विन के हिसाब से जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होना अच्छा नहीं है। इन 200 ओरिजिनल फाउंडर्स में से एक पर्सन के पास एक रिसेसिव जीन था जो एलिस वैन का कॉज बनता है। ये एक डिजीज़ है जो हैंड्स और फीट को छोटा करता है और ज़्यादा फिंगर्स देता है। क्योंकि आपस में इंटरमैरी करते रहे ये रिसेसिव जीन पास होता रहा और एवोल्यूशन की वजह से आज डिजीज़ एमिश लोगों में प्रोपोर्शन ज़्यादा मिलती है। ग्लोबल लेवल पे किसी भी दूसरे स्पीशीज़ के कंपैरिजन में एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से जेनेटिक डाइवर्सिटी हमेशा बेहतर है। अलग अलग टाइप के जीन्स का इंटरमिक्सिंग देखना। अब चलो चौथे रीज़न पे आते हैं, जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट का सिमिलर है, लेकिन यहाँ एक पॉपुलेशन दूसरे के पास माइग्रेट करती है, ये दोनों के बीच मिक्सिंग होती है। इसका एक एग्जांपल है इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस जीन जो अफ्रीका में मलेरिया मॉस्किटोज़ में मिलता है। ये रेजिस्टेंस जीन किसी और स्पीशीज़ के मॉस्किटोज़ में था, लेकिन जब उस मॉस्किटो की पॉपुलेशन अफ्रीकन मॉस्किटोज़ के साथ इंटरेक्ट करने आई तो उन्होंने इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस पास कर दिया। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि एवोल्यूशन की टाइमलाइन कैसी थी, एवोल्यूशन कितना फास्ट या कितना स्लो था। इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है, ये स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। एवोल्यूशन में मिलियंस साल लगते हैं, जैसे हमने मैमल्स के केस में देखा, लेकिन दूसरी तरफ ये 1-2 साल में भी हो सकता है, ये 1-2 साल में भी हो सकता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कोरोना वायरस। हमने कोविड-19 पेंडेमिक के बाद SARS-CoV-2 वायरस में इतने म्यूटेशन देखे हैं, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये एवोल्यूशन के अलावा और क्या था। इसलिए ये सरप्राइजिंग है कि कुछ लोग अभी भी एवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते। एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं, एक फैक्ट है। जब हम थ्योरी वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब है साइंटिफिक थ्योरी तभी बनती है जब एम्बल एविडेंस हो। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन्हें थ्योरीज कहते हैं, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। इस वीडियो में आपने इररेफ्यूटेबल एविडेंस देखा जो एवोल्यूशन को प्रूव करता है, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ये सच नहीं है। ये एस्टिमेट किया जाता है कि 97% साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि एवोल्यूशन सच है। हमें एक्सप्लेनेशंस हैं कि क्या हुआ। ये शर्मनाक है कि हमारी गवर्नमेंट में कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिस पे बिलीव नहीं करते और इसे स्कूल सिलेबस से हटाना चाहते हैं। इतने इररेफ्यूटेबल एविडेंस के बाद कोई सेंसिबल पर्सन एवोल्यूशन को गलत नहीं कहेगा। और अब हम स्टोरी के लास्ट पार्ट पे आते हैं, प्राइमेट्स का एवोल्यूशन। 2021 की रिसर्च ने दिखाया कि सारे प्राइमेट्स का एक एंसेस्टर 65 मिलियन साल पहले अलाइव होगा, जो डायनासोर्स के साथ कोएग्जिस्टिंग करता हुआ। प्राइमेट्स का एवोल्यूशन मैमल्स में एक बड़ा ब्रांच था। इसके बाद ही हमें गोरिल्लास, चिंपैंजीज, मंकीज और ह्यूमंस इवॉल्व होते हुए दिखते हैं। आगे क्या हुआ, ह्यूमंस एक्चुअली कब और कैसे इवॉल्व हुए, इसे हम फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर में मुझे एक डायलॉग याद आता है शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स से। उसमें कहा गया था कि लाइफ एक रिलेशनशिप है, हम एक कम्युनिटी ऑफ एयर हैं, जो भी सांस लेता है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये कोट स्पिरिचुअल लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट भी है। आज जो भी स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सब एक इक्विलिब्रियम में हैं। एक इक्विलिब्रियम जहाँ सब हार्मोनियसली फिट करते हैं। हर स्पीशीज़ का इकोसिस्टम में अपना प्लेस है, चाहे वो ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि मॉस्किटो, शार्क हो या स्कैवेंजर जैसे हाइना, सब इस इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।